सन्नाटे को चीरती सनसनी सन्न कर देती है इंसान को। क्राइम मतलब सनसनी। जी हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ क्राइम मतलब सनसनी, जो एक क्राइम शो है सनसनी, जिसने क्राइम की परिभाषा बदल दी। और हमारे साथ उसी शो के जो है, हम ये कहें कि हॉट एंकर, बिल्कुल जो रात होते ही जो है टीवी स्क्रीन पर जो चेहरा नज़र आता है, श्रीवर्धन त्रिवेदी जी, जो मध्य प्रदेश से ही ताल्लुक़ रखते हैं, सागर से। वो हमारे साथ हैं। हम उनसे ही बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, आप इंदौर में आए हैं और कैसा लग रहा है इंदौर में पत्रकारिता महोत्सव में शामिल हुए? समीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और इंदौर तो चूंकि मेरा मेरे लिए इट इज़ लाइक अ सेकेंड होम। ठीक है, तो मेरा आना जाना यहाँ लगा रहता है। और जब भी आता हूँ बहुत इन्जॉय करता हूँ। आप जैसे बहुत सारे भाई हैं यहाँ पर, तो बहुत ही गर्मजोशी से वेलकम करते हैं, खूब खिलाते हैं, खूब पिलाते हैं। तो जो थोड़ा बहुत हम लोग मेंटेन रहने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है 2-4 दिन में गणित। लेकिन ये है कि बहुत सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। उसके बाद बाबा महाकाल की कृपा होती तो वहाँ भी दर्शन हो जाते हैं। उसके बाद आनंद पूर्वक जाते हैं, तो मुझे तो बड़ा आनंद आता है। हाँ, इस बार थोड़ा विशेष ये था कि एक विशेष कार्यक्रम पत्रकारिता महोत्सव के लिए हम आए हुए थे, और जिसमें कल हमने शिरकत की। और पत्रकारिता से जुड़े तमाम पहलू, जिसमें कल का विषय ख़ास तौर से था कि कोरोना काल और पत्रकारिता, उस विषय पर चर्चा थी। उस पर सबने अपने अपने विचार रखे, मैंने भी अपने विचार रखे। तो बड़ा मज़ा आया। ठीक है, जब आप आएँ, सबसे मिलें, और उसके बाद कोई ऐसी सारगर्भित बात हो जाए, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि एन्जॉय होता है, बिल्कुल इंदौर में जो है, और इंदौर खाने के लिए ही जाना जाता है। साथ में भी जो एक गंभीर मुद्दा चल रहा है पत्रकारिता के स्तरों को लेकर, अलग-अलग सवाल उठ रहे हैं। दोनों अलग-अलग, एक तरह से कहें कि 2 गुट हो गए पत्रकारों के भी, सत्ता पक्ष के साथ या विपक्ष के साथ। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सिर्फ पत्रकारिता ही एक ऐसा क्षेत्र नहीं है। ये ऐसे क्या कहें, एक एक सेइंग है, ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज। ये कुछ इस तरह से है कि आप आज की तारीख में, आज के संदर्भों में किसी भी चीज़ को, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे जो नोबेल कॉज से जुड़े चीज़ें हैं, या मेडिकल इमरजेंसीज हों, मेडिकल सर्विसेज हों, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हों, ठीक है, पत्रकारिता ही क्यों ना हो, या समाज सेवा से जुड़ी चीज़ें हों, ज़्यादातर चीज़ें आज आज की तारीख में अगर आप देखें, तो उनका कहीं ना कहीं गठजोड़ राजनीति के साथ है। न सिर्फ इसका, क्योंकि मैं एक क्राइम शो करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि जो क्राइम रेट बढ़ता है, उसके पीछे भी जब आप पहुँचते हैं कहीं बहुत हद तक, तो आपको ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रश्रय और आश्रय उनको मिला होता है। वो जो ताकत पीछे काम करती है, अनुमोदन वाली। जो कल मैंने एक बात कही थी मंच से कि महर्षि पतंजलि ने 3 तरह का अपराध बताए, कृत, कारित और अनुमोदित। तो कृत और कारित तक तो हम कभी कभी पहुंच जाते हैं, जो अनुमोदन करता है पीछे से, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये इसी तरह की ताकतें होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसका असर अगर बाकी चीज़ों पर पड़ता है, समाज की हर चीज़ पर पड़ता है, तो पत्रकारिता पर क्यों ना पड़े। एक चीज़। अब सवाल ये है कि पत्रकारिता फिर कैसे पाक हो, कैसे साफ हो, ये बहुत मुश्किल बात है। जो आपने अब भी थोड़ी देर पहले पूछा कि सवाल पूछे ही कहाँ जा रहे हैं। समस्या तो ये है ना, आप किसी गेस्ट को जब लाइन अप करते हैं, तो बैक ऑफ द माइंड आपके ये चल रहा होता है कि भाई कैसे, ये तो बहुत बड़ी शख्सियत है। दिमाग में ये चल रहा होता है कि अभी मुझे इनके साथ बैठ करके एक कप चाय पीनी है, और उसके बाद इनसे नंबर एक्सचेंज करने हैं, और फिर बाद में कहीं शायद कभी ज़रूरत पड़ जाए किसी तरह की, या उसी समय है तो धीरे से आपने खिसका दी अपनी कोई बात। तो जब आप किसी से लाभ की आशा के साथ जुड़ना चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है आप सीधा सवाल कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके मन में वो कहीं ना कहीं वो चीज़ रह जाएगी, और तो सवाल पैदा होगा नहीं, और होगा तो वहीं दफन हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल, आपने सही कहा। मतलब हम ये कहें कि लेकिन जो शो आप करते हैं, जो क्राइम के जर्नलिस्ट हैं, उनको ये सब चीज़ मतलब जो बोलते हैं, जिस पर बहस हो रही है, जिस पर चर्चाएँ हो रही है, वो फेस ही नहीं करना पड़ता। नहीं, हमको दूसरे तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। भाई देखिए, हम कम से कम उस फ्रेटर्निटी से, पत्रकारिता की उस एक ख़ास शाखा से हम बिलोंग करते हैं, जिसमें बाकी लोगों को तो शायद कुछ बात कहने के बाद उनके घर में कभी मिठाई का डब्बा आ जाए। हमारे यहाँ मिठाई विठाई के डब्बे तो आते नहीं हैं, हमको सिर्फ कोर्ट के सम्मन आते हैं। ठीक है। तो हमने आपकी दुकान बंद करवा दी, तो कोर्ट का सम्मन आएगा।
आप कोर्ट चले गए, कोर्ट ने हमको बुला लिया कि भाई ये क्या है, ठीक है, वारंट इशू हो जाएगा, आपको कोर्ट जाना पड़ता है, भाई प्रोटोकॉल है, कानून अपने तरीके से काम करता है, तो उसकी अवमानना आप कर नहीं सकते हैं, तो आप न्यायालय की अवमानना आप करेंगे नहीं, आप जाएंगे वहाँ, फिर जो भी होता है वो एक अलग मसला है, तो हमको दूसरी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपने सही कहा है कि बाकी चीज़ें नहीं है, सीधा सवाल हम नहीं करते हैं, लेकिन हमारे साथ ज़्यादा खतरनाक स्थिति है, सवाल करके फिर भी सामने वाले का जवाब लेकर के बचा जा सकता है, हम चूंकि सवाल नहीं करते, हम स्टेटमेंट पास कर देते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए बार बार कोर्ट केसेस होते हैं कि भाई आपने कह दिया कि ये आदमी चोर है, चाहे चोर ही है, वो तो नहीं मानेगा मैं चोर हूं, और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा चोरों की नहीं है, साहूकार की है, ठीक है, लेकिन हमने बता दिया ये चोर है, तो उसकी दुकानदारी पे फर्क पड़ गया, तो वो कोर्ट चला जाता है। तो हमको दूसरी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार जो आपराधिक तत्व हैं उनसे सीधा सीधा आमना सामना हो जाता है, पर ठीक है, एक बहुत पुरानी सेइंग है कि वृंदावन में रहना है तो बाबा जी का सहना है, ठीक है, ये तो चलता रहता है। कई क्राइम शो आए हैं, कई लोगों ने वर्क किया है, कई लोगों ने अपने अपने शो बनाने की कोशिश की, लेकिन जो सनसनी एक जो शुरुआत की थी आपने बैक फिल्म से जो शुरू हुआ था, वो आज तक मतलब वो आज भी वही है, या हम ये कहें कि आगे जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेके उस सेटिस्फेक्शन? मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में चमत्कार रोज़-रोज़ नहीं होते। अच्छा काम भी रोज़-रोज़ नहीं होता। लेकिन अच्छे मन से रोज़-रोज़ किसी काम को किया जा सकता है। ठीक है? ये सफलता का पहला सूत्र है। भई ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार बहुत अच्छी खबरें मिल जाएँ, कोई बहुत हैपनिंग सी स्टोरी आपको मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हर बार किसी हैपनिंग ढंग से तो आप कर सकते हैं। ठीक है? तो आप रोज़ाना, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लंबे वक़्त तक करते हैं तो एक टर्म है कि यार बड़ा मोनोटोनस सा हो गया, एक रास्ता आ गई है। तो एक रास्ता तब आती है जब आप काम को अपने एंजॉय करना छोड़ देते हैं। अगर कोई आदमी अपने काम में आनंद ले रहा है तो उसको मज़ा आएगा। तो आप रोज़ाना उस उतनी ही शिद्दत के साथ, उतनी ही ईमानदारी के साथ अगर आप अपने काम को करेंगे तो उसमें ताजगी बनी रहेगी। यही वजह है कि शायद तमाम मुश्किलों के बाद भी 16 वर्ष पूरे करके 17वें वर्ष में हम चल रहे हैं। तो सनसनी जो कभी जिसने जन्म लिया था, बालपन भी था, शैशवकाल भी था, अब वो धीरे से युवावस्था में प्रवेश कर चुकी है। युवा अवस्था में सनसनी आने वाला है। पहले जब क्राइम शो होता था, इम्पैक्ट आने में हो सकता है देर होती थी, न्यायालयीन व्यवस्था थी, बहुत लंबे समय तक जो के बाद जो है फैसले आते थे, और अब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। क्या लगता है क्राइम कंट्रोल होने में जो है एक बड़ा रोल अदा हो रहा बहुत बड़ा रोल है। अ, मुझे याद है एक वक्त तो हम सब ने जब बहुत बेतहाशा स्टिंग ऑपरेशन वगैरह किए जाते थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि यहाँ तक कि जो घूसखोर लोग होते थे, ठीक है, रिश्वतखोर जो होते थे, वो किसी भी महकमे के हों, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट को हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को हो, पीडब्ल्यूडी को हो, कहीं के भी हों, वो किसी से सरेआम घूस नहीं लेते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे। जब सामने वाला कहता था तो उनका एक ही जवाब होता था, यार भाई पता नहीं सनसनी का कैमरा कहीं भी हो सकता है। वो जो खौफ था, क्योंकि तुलसीदास जी कह के गए हैं, भय बिन प्रीत न होत गुसाई। ठीक है, तो वो जो डंडा है, अनुशासन का डंडा, ठीक है, वो सीमा रेखा का जो डंडा है वो तो चाहिए होता है। नहीं तो देखिए मनुष्य जो है ना बड़ा स्वच्छंद प्रकृति का व्यक्ति है, कहता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन दरअसल वो स्वच्छंद हो जाता है। स्वतंत्रता में और स्वच्छंदता में बहुत फर्क होता है। स्वतंत्रता बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत पॉजिटिव है। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आप अपने मन से अपने जीवन को जिएं, लेकिन मर्यादा में रहकर, नियमों में रहकर, ठीक है, जो सामाजिक नियम कानून कायदे हैं उसमें रह करके, उसे कहते हैं स्वतंत्रता। स्वच्छंदता का मतलब होता है जब आप सारी बेड़ियां तोड़ करके बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो जहां स्वच्छंद हुआ व्यक्ति, वहां फिर अच्छे बुरे का भेद भूल जाता है। है? जैसे हम आपको देखते हैं टीवी पर, स्क्रीन पर, एक अलग चेहरा, एक अलग अंदाज, ये क्राइम शो को प्रेजेंट करने का जो तरीका, तो आपको लेकर एक अलग तरह के विचार होते हैं, लेकिन जैसे ही आपसे बात करना शुरू करते हैं, आप जब सवालों के जवाब देते हैं या किसी प्रोग्राम को जब आप संबोधित करते हैं, तो सीधे सीधे लगता है कि हम आध्यात्मिक श्रीवर्धन जी से बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं, आध्यात्मिक तो हर व्यक्ति होता है। आध्यात्मिक देखिए बेसिकली
हर व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, और आध्यात्मिक इसलिए होता है, उसका प्रमाण ये है कि दरअसल हम सब एक परम सत्ता जो है, जिसको परमात्मा कहते हैं ना, हम सब उसी परमात्मा का अंश हैं। ठीक है, तो हम सब जीवात्मा हैं, हम सब सिर्फ आत्मा हैं। ठीक है, शरीर अलग अलग है, आत्मा सबके पास है, और हर आत्मा का अपना संस्कार होता है। अगर हम हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो पता नहीं कितने जन्मों के संस्कार आपके साथ चले आ रहे हैं। ठीक है, ये किसी एक जन्म का नहीं होता है। तो जब इतने जन्मों के संस्कार लेकर के आप आते हैं, यही वजह है कि आप देखने सुनने में अलग तरीके के हैं, आपका व्यवहार, आपकी बोली, आपका आचार विचार एक अलग तरह का, आपका किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर रिएक्ट करने का तरीका अलग होगा, उनका अलग होगा, इनका अलग होगा, मेरा अलग होगा। उसके पीछे थॉट यही है कि वो जो संस्कार कई वर्षों के चले आ रहे हैं, वो जो नींव जो है, ठीक है, ये वो चीज़ होती है। तो किसी में वो अध्यात्म का बीज प्रस्फुटित होने वाला होता है, किसी में पीछे से वो चला आ रहा होता है, और जब यहाँ तक पहुँचता है तो वो अंकुरित हो जाता है, किसी का पौधा बन करके निकल करके बाहर होता है, किसी का वृक्ष बन जाता है। अध्यात्म सबके भीतर है, और मैं ये समझता हूँ कि अध्यात्म के बिना तो जीवन की कल्पना करना ही व्यर्थ है। और जो व्यक्ति कम से कम अध्यात्म से जुड़ा है, तो एक चीज़ तो आप मान लीजिए कि जानबूझकर तो वो ऐसा कोई काम कभी नहीं करेगा ज़िंदगी में जिससे उसे चाहे एक बार हो जाए लेकिन किसी दूसरे को कष्ट हो। ठीक है, तो वो अध्यात्म का जीव तो भीतर बैठा ही हुआ है। और चूँकि मैं मेरे परम पूज्य गुरुदेव जो अभी कुछ समय पूर्व ही ब्रह्मलीन हुए हैं, पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री, हम सब उनको दद्दा जी कहते हैं। तो उनका बड़ा स्नेह मुझे मिला है, बहुत कृपा उनकी मिली हुई है। और हम सब तो देखो भाई, ऐसा है कि मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जैसे जब आपको कोई प्रेस चलानी हो या लाइट जलानी हो, बल्ब जलाना हो, तो आप प्लग लगाते हैं, उसमें 2 पिन होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, तो नॉर्मल आपको बिजली की चीज़ें चलाने के लिए वो 2 पिन से काम चल जाता है। लेकिन जब आपको ज़्यादा बड़ा काम करना होता है, कोई जनरेटर चलाना है या बड़ा टेलीविज़न सेट चलाना है, फ्रिज चलाना है, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो आपको पावर प्लग की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ही आपको पावर प्लग की ज़रूरत पड़ती है, उसमें एक तीसरा पिन जुड़ जाता है ऊपर, जो वैसे तो अर्थिंग का होता है, न्यूट्रल होता है। अब अगर हम इसको ये देख लें कि वो जो पहले जो 2 पिन हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, एक कर्म का है, एक भाग्य का है। ठीक है, जो तीसरा जोड़ा अर्थिंग वाला, वो हम मानते हैं कृपा का है। तो हम वो तीसरे पिन से चलने वाले लोग हैं। ठीक है, तो हम कृपा पात्र लोग हैं, हम कृपा से चल रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा कर्म भी सुधरता जाता है और भाग्य भी सुधरता जाता है। जिस तरह से आपने देखा कि एक हमने श्रीवर्धन जी से शायद इंटरव्यू में एक एक जो उनके जीवन का व्यक्तित्व का एक जो एक ऐसा पहलू था जिससे शायद आप वाकिफ़ नहीं थे, हमने आपको उनसे वाकिफ़ कराने की कोशिश की है। और अब हम जाते-जाते उनसे यही अपील करेंगे कि एक बार वो अपना जो अंदाज़ है, उस अंदाज़ के साथ इस इंटरव्यू को क्लोज़ करें, चैन से सोना है तो। चलिए, मैं अपनी पहली लाइन बोल देता हूँ, बाकी लोग दर्शक समझ लेंगे। आप सब अपने अपने हिसाब से आगे बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा। सन्नाटे को चीरती सनसनी सन्न कर देती है इंसान को। बहुत-बहुत शुक्रिया, और ये मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा।